जैसे मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि अति सुंदर ना, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना, अति भला ना बोलना, ना अति बोलना अच्छा है, ना अति चुप रहना अच्छा है, ना अति सुंदर होना अच्छा है। अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। लोग कहते ना बहुत सुंदर होते ना। अब कोई कहे कि महाराज जी सुंदरता तो भगवान बना के देते हैं। बात यहां सुंदरता की नहीं है, अति की है। अब देखो, मैंने ये बात बोली थी बहुत पहले कि अति सुंदर होना भी अच्छा नहीं है। इसमें बड़ा विवाद हुआ था, पता है। लेकिन ये बात भी लिखी हुई मिल गई थी, अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणा। जबकि मुझे ये बात पहले लिखी हुई है, ये बात पता नहीं थी। बस मैं ये जानता था कि अति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी लिखी मिल गई, अति रूपेण वही सीता। सीता मां का अपहरण क्यों हुआ, ऐसा मैं नहीं कहता। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि अति सुंदरता के कारण। अब सुंदर ना होए कोई तो कोई काहे चुराएगा। और बात यहां सुंदरता की नहीं है, बात अति की है। अति, आप लोग ना कहते हैं कि भैया अति ना करना। क्या ना करना? क्योंकि अति का अंत होता है। अति ना करना, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आपने सुना होगा। ये अति सर्वत्र वर्जयेत कौन बोल रहा है? चाणक्य। ये अति सर्वत्र वर्जयेत वही श्लोक है जिसकी ऊपर की लाइन ये है कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणा। है ना? अति सर्वत्र वर्जयेत। तो देखो, अति सुंदर होना, अति किसी चीज की, अति घमंड रावण का था, नाश हो गया। अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। एक छोटी सी बात आपको बताएं। एक कहानी मैंने सुनी कि एक नारी थी, बड़ी सुंदर थी। एक महिला बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। जो देखता वो देखता रह जाता, इतनी सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन उस नारी को एक धनवान व्यक्ति ने देखा। वाह! उस धनवान व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो नगर सेठ था, बड़ा पैसे वाला, कोई कमी नहीं, बड़ी सुंदरी महिला। वो महिला भी तैयार हो गई। तभी वहां से एक सेनापति गुजरा, राजा का। सेनापति ने देखा ये तो बड़ी सुंदर है। सेनापति बोला तुम मेरे से विवाह कर लो, मैं सेनापति हूं यहाँ के राजा का। अब वो महिला कह चुकी थी उस अमीर व्यक्ति से कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर अब सेनापति का दबाव, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे कर लेंगे विवाह। तब तक वहां से राजा गुजरा। तो राजा ने भी देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो मेरी रानी बनने के योग्य है। राजा ने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे विवाह करो। वो तैयार हो गई, जी हाँ हम तैयार हैं। वो तो बहुत सुंदर थी और वो चाहती भी थी कि मेरा विवाह हो। अब राजा का प्रस्ताव कैसे ठुकराए? महिला एक है, सेनापति भी उसे चाह रहा है। सेनापति बोला महाराज मैं इससे पहले बोल चुका हूं। सेनापति से वो नगर सेठ बोला
इससे पहले मैं बोल चुका हूं। अब तीनों लड़ने लगे, नगर सेठ, सेनापति और राजा, तीनों लड़ाई। तब तक वहां पे और लोग आए, प्रजा आई। प्रजा ने देखा, वाह महाराज ये तो बहुत सुंदर है, आप कहो आज्ञा हो तो हम लोग ब्याह कर लें। अब सब तैयार हैं ब्याह करने को, पर राजा के आगे चले किसकी? सेनापति बोला, महाराज मैं आपका सेनापति पद त्यागता हूं, पर मैं विवाह इससे करूंगा। नगर सेठ बोला, महाराज मैं सारा धन लेके दूसरे राज्य में चला जाऊंगा, उस राजा को टैक्स दूंगा, मैं आपके राज्य में नहीं रहूंगा। ये मैंने विवाह का इसको प्रस्ताव पहले दिया, मेरा ब्याह होना चाहिए। अब तो भैया सेनापति और राजा की लड़ाई होने लग गई, युद्ध छिड़ गया। नगर सेठ भी अपनी तरफ से पैसे से खरीद ले आया, लोगों ने लड़ाया, जो जीतेगा वो। अब भैया बेवजह सेनापति और राजा की लड़ाई हुई तो सेना मारी जाने लगी। भाई जब लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, भाई दो लोग लड़ेंगे तो चोट किसी को तो लगेगी। अब देखते देखते लाशें बिछ गईं। तब किसी समझदार व्यक्ति ने रोका, महाराज रुको, क्या करें, इससे सबको विवाह करना है। तब फिर सबने सहमति कही कि भाई राजा आप ही जिद छोड़ दो। राजा बोला, मैं जिद नहीं छोड़ता। सेनापति आप जिद छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता। नगर सेठ बोला, मैं भी जिद नहीं छोड़ूंगा। तब बोले कि अच्छा एक काम करो, अब उस लड़की से पूछो, महिला से, कि वो क्या चाहती है। अब वो तो पहले भी कुछ नहीं चाहती थी, लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, वो तो पहले भी चुप थी, अभी भी चुप है। अंत में राजा ने निर्णय दिया, वो राजा पता नहीं कैसा राजा रहा होगा, बोले अब से अच्छा एक काम करो, ये सबकी पत्नी। तो उस महिला को नगर वधू घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया? नगर वधू, कि ये सारे नगरवासियों की वधू है, मतलब सबकी पत्नी, सार्वजनिक। अब बताओ, ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, अब बताओ ये कहानी का अर्थ क्या निकला, सारांश क्या निकला? क्योंकि वो महिला अति से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए युद्ध हुआ। खिलजी पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? बोलो। खिलजी आक्रांता है इस देश में, पद्मावती की ओर क्यों बढ़ा? क्यों युद्ध हुआ? क्यों पद्मावती को जौहर करना पड़ा? क्यों जिंदा 8,000 स्त्रियों को एक साथ जलना पड़ा? बोलो। क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, बोलो, सुंदर है। इसलिए सुंदर होना दोष नहीं है, जरूरत से ज्यादा हर चीज की अति दोष बन जाती है। इसके उदाहरण भी समाज में हैं। इसलिए चाणक्य जैसे बुद्धिमान कह रहे हैं कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। क्यों मेरी मां? इस पर भी लोगों ने विवाद किया। देखो, जो मैं बात कहता हूं ना, वो समझदारों के लिए होती है, आप लोग समझते भी हैं उसकी गहराई को और उसके मर्म को। बातों की भी एक मार्मिकता होती है, मर्म होता है कि जो बात कही जा रही है किस लिए कही जा रही है। बोलो हाँ कि ना? लोग नहीं समझते, और ना समझने वालों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पत्रकारों की। बस पूरी दुनिया, पूरा समाज समझ जाती है, बस पत्रकार नहीं समझते। इन्हें अलग से जाकर समझाना पड़ता है। हाँ, समझते वो भी होंगे, पर उन्हें
बात करनी खुल के, ठीक है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि शास्त्रों को समझने का दृष्टिकोण अलग चाहिए।